नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका आज फिर स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार मित्र जोसेफ राव के साथ आज की सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए फिर मौजूद हूँ। और आज की सुर्खियाँ वही जो लगातार चली आ रही हैं, महाराष्ट्र के महासंग्राम को लेकर। अब जो स्थिति है राव साहब, आप देखा, यह तो तय है कि जो अगर संख्या बल का विधानसभा के अंदर की जो बात करें तो वो धीरे धीरे खिसकता हुआ एकनाथ शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच गया है। इनके पास नगण्य मात्रा में गिने चुने विधायक रह गए हैं। एक पक्ष और दूसरा पहलू अब संगठन की बात है। शिवसेना है सच। अब पूरे प्रदेश में आपने देखा हो कि ये शिवसैनिक सड़कों पर निकल गए। शिंदे का विरोध हो रहा है ठाकरे के समर्थन में। मतलब यह साफ है कि संगठन पर कब्जा उद्धव ठाकरे का है, ये ठाकरे परिवार का है, मातोश्री का है, जैसे कि अपेक्षा थी। अब यह जो लड़ाई होगी, हालांकि लड़ाई अदालत में पहुंच चुकी है, उसके परिणाम सामने आएंगे, लेकिन तत्काल जो यह देखा जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा? आपने सही बताया। ये जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, उद्धव ठाकरे वर्सेस या बनाम एकनाथ शिंदे, फिलहाल आज की तारीख में अभी तक तो ये सुलझा नहीं है मामला। और जैसा कि उद्धव ठाकरे का दावा है कि हम ही शिवसेना है, हम ही असली शिवसेना है, वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और उनके साथी, जिनकी संख्या करीब करीब अभी 50 तक पहुंच रही है। और सबसे आश्चर्य की बात ऐसी है कि एक दिन पहले तक एक मंत्री उदय सामंत उद्धव ठाकरे के साथ में थे, वो भी कल परसों गुवाहाटी पहुंच गए। और 9 जो मंत्री है उसमें से 8 मंत्री जो है एकनाथ शिंदे के कैंप में है। अभी विधानसभा से जो है आदित्य ठाकरे, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और 2 मंत्री अनिल परब और सुभाष देसाई, दोनों विधान परिषद से हैं। इतने लोग सिर्फ बचे हैं उद्धव ठाकरे के साथ में। तो ये संख्या बल धीरे धीरे जो है उद्धव ठाकरे से दूर होती गई है, और उसके ऊपर अब शायद उन लोगों का लौटना वापस उद्धव साहब के कैंप में थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। और इसकी कानूनी लड़ाई जो है अब शुरू हो गई है। पहले उपाध्यक्ष ने इनको नोटिस दिया कि आप लोग सोमवार के शाम 5:30 बजे तक इसका जवाब किया, उनके निलंबन की जो है उसका रिप्लाई दिए। मगर ये तो हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया, आपने भी और मैंने भी बताया है कि इतनी आसान नहीं है ये लड़ाई, ये कोर्ट में जाने वाली है। और जैसा कि हमने बताया वैसे ही कल ये लोग सब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, जिसका भी फैसला ये हमारे कार्यक्रम चलते दौरान भी शायद आ सकता है। वहाँ से लंदन से सुविख्यात वकील हरीश साल्वे और महाराष्ट्र के एक और नामी वकील रोहित मुदगल, इन लोगों ने एकनाथ शिंदे से बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बाजू सही है और शायद आपको कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर ये आज एकनाथ शिंदे कैंप को कोई रिलीफ मिलता है, शाम तक मालूम पड़ ही जाएगा, तो फिर वो लोग शायद अगला कदम जो उठाएंगे राज्यपाल को मिले या जो भी है, जो कोर्ट आज जो डायरेक्शन देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इस बीच में आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बात सही है कि बहुत ज़्यादा कटुता होती जा रही है। और मैं इस मत का हूँ कि पॉलिटिकल बिटरनेस तो रहता है,
मगर थोड़ा शब्दों का जो है परहेज होना चाहिए। नहीं, इसमें जो सबसे खतरनाक पहलू जो उभर कर सामने आ रहा है, एक पूरा का पूरा जो महासंग्राम है वह धनबल बनाम बाहुबल का रूप ले जा रहा है। सही बात है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिल्कुल नहीं। इसमें धन की बड़ी भूमिका रही है। अचानक विधायकों का जाना आना, और एक विधायक ने तो खुलकर सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि उसके पास 50 करोड़ का ऑफर लेकर लोग आए थे बदल शिंदे गुट को साथ देने के लिए, स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा। इसका मतलब है कि धन की भूमिका रही है, जैसे कि हम लोग का आशंका थी। और रही बाहुबल की बात, आज महाराष्ट्र की सड़कों पर शिव सैनिक उतर आए हैं। यही नहीं, खुलेआम चुनौती दी जा रही है। संजय राउत बड़े बोले हैं, लेकिन चूंकि उनके शब्द उद्धव ठाकरे के कैंप के उनके शब्द माने जाते हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लिया सकते। उनकी खुली चेतावनी है। अब उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए कि वो गुवाहाटी से लौटकर तो चौपाटी मुंबई ही आना होगा, और एयरपोर्ट से ना विधान भवन का रास्ता वर्ली होकर जाता है। वर्ली अर्थात शिवसेना का गढ़। यह चेतावनी है। और भी आगे बढ़कर उन्होंने कह दिया कि गुवाहाटी से 40 लाशें आएंगी। हालांकि उनका आशय, वो शब्द, वो भाषा नहीं समझने का रूम है। उनका आशय ये था, उन्होंने कहा भी कि जो वहाँ 40 विधायक है वो सब जिंदा लाशें हैं, वो वापस आएंगी, उनका आशय। लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग, खुली चेतावनी से भय यही हो, बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है कि कहीं यह लड़ाई बिल्कुल एक अशोभनीय शक्ल न अख्तियार कर ले और पूरी की पूरी महाराष्ट्र की छवि इससे विद्रूप हो जाए। आपने जिस बात का जिक्र किया, सही बात है। मैंने पहले भी कहा शुरू में कि थोड़ा भाषा का हमको थोड़ा संयम रखना चाहिए। और 40 लाशें आएंगी, और ये थोड़ा ठीक नहीं है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुंबई में शिवसेना सड़कों पर उतर आई है, अब उसके ये 40 विधायकों के समर्थन में भी लोग सामने आ गए। आज एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक जो है, ठाणे में कोई चौक है, टेंगी चौक है, कुछ ऐसे जगह का नाम बताया है, वहाँ पर वो लोग शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये सारे पूरे एक बार, ये जब आज कोर्ट का जो फैसला आ जाएगा, तब उनके समर्थक पूरी तौर से वो भी सड़क पर आने वाले हैं। क्योंकि वो भी पुराने शिवसैनिक ही है, पुराने शिवसैनिक ही अभी भी, उन्होंने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। तो उनके अंदर में भी वही जज्बा है जो उद्धव ठाकरे के लोगों में है। और ये इस तरह से आमने सामने एक दूसरे की लड़ाई, ये महाराष्ट्र के हित में नहीं है। और महाराष्ट्र इससे बदनाम हो रहा है। और अपने बयानों से, अपने स्ट्रीट फाइट से, अगर ये आप महाराष्ट्र में एक विचित्र स्थिति की पैदा होती है, तो उसके लिए दोनों पक्ष जवाबदार है। और इसमें भड़काऊ भाषण और इंस्टिगेट करने वाले जो काम है, वो ज़्यादातर शिवसेना की तरफ से हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो संजय राउत एक पत्रकार भी हैं, और आज उद्धव ठाकरे के एब्सेंस में, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में, सारा जिम्मेदारी तो वैसे वही निभा रहे थे। रोज सुबह आकर टीवी के पत्रकारों से या प्रिंट के पत्रकारों से बातचीत करते हैं। जो भी उनका दिशा निर्देश होता है, पार्टी की जो लाइन है, वो घोषित करते हैं। और उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति को उन्होंने खलने नहीं दिया है। मगर अभी आज जो क्रुशियल समय है, उसमें आपको बहुत फूक कर कदम उठाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो। हम लोग एक दूसरे के जाति दुश्मन तो नहीं है, हमारी पॉलिटिकल राइवलरी है, पॉलिटिकल एनिमिटी है। तो ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और उन्होंने कुछ जैसे भी कहा है कि आप वोट जो है अपने बाप के नाम पर मांगो, यानी बाला साहब ठाकरे का नाम लेने से उनको बहुत ऐतराज है। इसका जवाब दीपक केसरकर जो है महाराष्ट्र के मंत्री, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से भी दिया है। उनका कहना है, आप जो सांसद बने हमारे वोट से बने हैं, विधानसभा के सदस्यों की वोट से आप बने हैं, ये भी आप याद रखना।
तो ये जो लड़ाई है ये शायद अभी जो है आज के सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला आएगा उसके बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप की आज दोपहर में रेडिसन ब्लू होटल गुवाहाटी में उनकी मीटिंग है। मतलब निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला आने के बाद ही उनकी मीटिंग होगी और आगे की रणनीति तय होगी और वो निश्चित रूप से मुंबई तो लौटेंगे वो। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसी सिलसिले में एक सवाल उठा है राज्यपाल की भूमिका को लेकर। राज्यपाल ने सीधे सीधे पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र को पत्र लिखकर बागी विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की है और केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के जवान पोस्ट भी कर दिए सुरक्षा। तो अभी तक तो खैर केंद्र सरकार पर अर्थात भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप था और अब ये तो स्पष्ट है कि इस खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, हजार इनकार करें, ये तो स्पष्ट हो गया। और अब सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके नेतृत्व की सरकार का भी दखल, इसे आप किस रूप में लेंगे? क्या यह राज्य सरकार के जो अपना उसका अधिकार क्षेत्र है उसमें अनाधिकार अलोकतांत्रिक प्रवेश नहीं है? जैसा कि खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र सरकार ने इन मंत्रियों की सुरक्षा विड्रॉ कर ली है, उसको वापस बुला लिया है। अगर एक सही खबर है तो पूर्ण रूप से बताना चाहूँगा। हाँ, पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र ने प्रेस को वहाँ बताया मुंबई में कल कि किसी की कोई सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा। देखिए, कुछ बातें मौखिक रूप से होती है, कुछ बातें इशारों में होती है, कुछ लिखित रूप से होती है। तो भले लिखित आदेश ना दिया हो जिसका शायद डायरेक्टर जनरल पुलिस ने उसका इनकार किया हो, मगर वो विधायकों का आरोप अगर सही है, हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, अगर उनका आरोप सही है कि हमारी सुरक्षा विड्रॉ की है, तो उस ऐसे दौर में एक तो गलत है ये पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी वो मंत्री है फिलहाल, उन्होंने अपना राजीनामा नहीं, अपना इस्तीफा नहीं दिया है, अभी भी वो मंत्री पद पर कायम है। आपसे भले ही उनकी मत भिन्नता हो या आपसे वो दूर हो गए हो, मगर टेक्निकली और लीगली आज भी वो मंत्री है और उनकी सुरक्षा का निकालना ये थोड़ा गलत होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसी स्थिति में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में नहीं है, अपने निवास पर नहीं है, अभी मुझे मालूम नहीं कितने अवेलेबल है या नहीं है, तो ऐसे में राज्यपाल जो है उनकी एक अपनी भूमिका है और ये सारे विधायकों ने राज्यपाल से अप्रोच किया है। राज्यपाल ने स्वतः अपने आप में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि हमारी सुरक्षा हटाई गई है और राज्यपाल जो जानते हैं आप उसका और ये राज्य सरकार का उनकी थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी है और वो हमेशा टसल की भूमिका में रहे हैं। कई बार उन्होंने राज्य सरकार की बात नहीं मानी है, जैसे 12 विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर या और भी मुद्दे पर। तो जब उनको लगा राज्यपाल को कि शायद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है या सरकार काम नहीं कर रही है, तब उन्होंने केंद्र से कहा है कि इनको सुरक्षा दी जाए और केंद्र इसकी रास्ता देख रहा है कि महाराष्ट्र में जो है, इसमें जो वैधानिक स्थिति भी है कि अगर विधायकों ने राज्यपाल से शिकायत की तो राज्यपाल का कर्तव्य होता था कि वो राज्य सरकार से उस पर कैफियत पूछे, मांगे, वो सीधे केंद्र सरकार को नहीं दो। यह भूमिका स्पष्ट के निर्धारित भूमिका एक परंपरा भी रही है। लेकिन जैसा कि कहा कि जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के राज्यपाल और सरकार में 36 का आंकड़ा चला था। सभी जगह राज्यपालों की भूमिका खुद ही इतनी संदिग्ध रही है कि कई बार इसकी मांग हुई है कि ये राज्यपाल पद ही समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, आपने सरकारी कमीशन का जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें तो कहा था कि राज्यपाल का पद जो है उसको निरस्त किया जाए, उसको एबॉलिश किया जाए। मगर आपने अभी अभी कहा है कि राज्यपाल और राज्य सरकार इनके बीच में एक टसल बना हुआ है। चाहे केरल के राज्यपाल असलम खान हो, बोले ये पश्चिम बंगाल के धनखड़ साहब हो, महाराष्ट्र का राज्यपाल कोश्यारी साहब है। ये ऐसे बहुत सारे जगह में जहाँ गैर भाजपा की सरकार है वहाँ पर ये टसल तो बना हुआ है। वहाँ पर तो ये स्थिति है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कोई ज़्यादा
पटरी पर बैठते नहीं है ये लोग, और एक दूसरे को हमेशा वन अप में की भूमिका में रहते हैं। कभी राज्यपाल उसमें जीतते हैं, कभी मुख्यमंत्री जीतते हैं। तो ये तो बना हुई स्थिति बनी हुई है। पर मेरी एक और जानकारी ऐसी थी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने डायरेक्टर जनरल पुलिस को भी कहा है कि इनकी सुरक्षा मुहैया की कराई जाए, और शायद उसी सिलसिले में महाराष्ट्र के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने ऐसा जो बयान आप बता रहे हैं किया है कि उनकी सुरक्षा विड्रॉ नहीं की है। ये तो अभी आज दिन भर के जो डेवलपमेंट होता है उससे मालूम पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद में, कोई वर्डिक्ट आने के बाद में मालूम पड़ेगा कि ये सरकार और ये इनको कौन कौन से निर्देश दिए हैं, और शायद उसमें सुरक्षा का मुद्दा भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने पिटीशन में ये सब बातें सामने आएगी। दो अलग अलग पिटीशन फाइल की है, और आज जो वेकेशन बेंच है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और पार्टीवाला जी, इनके दोनों के बेंच के सामने ये मामला है। अभी थोड़ी देर में फैसला आने वाला है, तो हमको देखना होगा कि आज ये सब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है आज दिन भर किस तरह से जाता है, किस दिशा में जाती है। चलिए उसकी प्रतीक्षा रहेगी कोर्ट के फैसले की, और अब आगे क्या होता है महाराष्ट्र में। अब हम महाराष्ट्र से चलते हैं गुजरात की ओर। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। 2002 के गुजरात के दंगों पर जो एसआईटी बनी थी, उस एसआईटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर संदेह प्रकट करने के सारे आरोपों को खारिज किया। उसके खिलाफ याचिकाकर्ता गई थी सुप्रीम कोर्ट। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि वो सारे आरोप निराधार हैं, उस याचिका को खारिज कर दिया। एक पहलू, उसका फिर दूसरा पहलू जो भी आया, सिस्ता सीतलवाड़ जो मुख्य याचिकाकर्ता थे, यह सुप्रीम कोर्ट का खारिज कर रहे याचिका, और 24 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारी। वही नहीं, उनके वकील इस सबों की गिरफ्तारी, केरला के डीजीपी श्री कुमार। अब इससे क्या, ये जो संदेश कहा कि इसकी, मैं इस मामले के मेरिट पर अभी टिप्पणी नहीं कर रहा, एक जो नेचुरल मैसेज, स्वाभाविक रूप से जो संदेश आम जनता के बीच में अर्थात देश में यह गया कि सचमुच यहाँ वाणी की स्वतंत्रता पर नियंत्रण किया जा रहा है। स्पष्ट बोलने वाले या सरकार पर आरोप लगाने वालों को दंडित किया जा रहा है, अर्थात लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतंत्र की भावना की हत्या की जा रही है। यह संदेश क्या है, इस पर आपके विचार हम जानना चाहेंगे। अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या गुजरात के दंगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना, और विशेषकर सिस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी अपने आप में नैतिक है? देखिए, 2002 के दंगे और 20 साल के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, जिसको हम कहते हैं, नरेंद्र मोदी को सारे आरोपों से करीब करीब मुक्त कर दिया है। और तुरंत गृह मंत्री अमित शाह ने एक एजेंसियों को एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा इतने साल मोदी जी जो है भगवान शंकर की तरह विष ग्रहण करते रहे, अभी उससे मुक्त हो गए। और ये इशारे इशारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया, और इसकी जो केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और सारी एजेंसियाँ उसका रास्ता देख रही थी। जैसे ये कार्रवाई खत्म हुई, पुलिस ने अपना काम चालू कर दिया, और सबसे पहले सिस्ता सीतलवाड़ जो एक एक्टिविस्ट है, उनके ऊपर बहुत आरोप है। उन्होंने ये लड़ाई बहुत सिंगल हैंडेडली वैसे लड़ी है, और भी लोग इनके साथ में रहे हैं, कुछ लेखक भी रहे, पत्रकार भी रहे हैं, कुछ किताबें भी छपी है। और केरला में जो डीजीपी थे केरला कैडर के श्री कुमार, ये दोनों पर तुरंत कार्रवाई हो गई, और उनको वहाँ से और सीतलवाड़ को जहाँ वो रहती है वहाँ से अरेस्ट किया, और ये प्रोसेस अभी चालू हो गया है। अभी सीतलवाड़ के पक्ष में कितने लोग आते हैं और कितने लोग उनको कानूनी रूप से बचाते हैं, ये देखना है, क्योंकि अभी ये रास्ते की लड़ाई नहीं है, ये अदालत, ये अभी ट्विटर और सोशल
सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से, व्हाट्सएप करने से, फेसबुक से नहीं होगी। अब ये जो लड़ाई है इसको लीगली कानूनी रूप से लड़ना होगा और उनको अगर बचाना है, उनको सारे आरोपों से मुक्त कराना है या उनको को रिलीफ दिलाना है तो इसको लीगल एक लड़ाई लड़ना होगा। एक दिलचस्प जानकारी संदर्भ बताता हुआ है, जैसा है कि 24 घंटे के अंदर में सिस्ता सितरवाट के खिलाफ कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया नहीं कि साहब लोगों को भड़काने के लिए। आपको याद दिलाता हूँ, गुजरात दंगों के बाद एक युवा महिला पत्रकार राना अयूब वो किताब लिखा है उन्होंने, छोटी सी, उस समय उनकी उम्र 22-23 साल की उम्र थी। वो गुजरात पहुंची, एक हिंदी नाम रखा, एक मोहल्ले में किराए पर मकान लिया और उसके मास्कॉम के स्टूडेंट भी थी, तो उस जमाने में उनके साथ एक अमेरिकी छात्र उनको साथ में रखा और पूरे गुजरात में घूमकर न केवल नेताओं बल्कि संबंधित अधिकारियों का वो बयान लिया। बयान बता दें, पार्श्व ये था कि वो एक अध्ययन कर रही है, रिसर्च कर रही है पुस्तक के लिए, अमेरिका के लिए। वो कभी नहीं बताया कि वह पत्रकारिता यहाँ कर रही। एक स्टूडेंट के नाम पर सब जगह गई और चूंकि वो खोजी पत्रकार थी, उस समय कहा गया कि उसके शरीर में कितने रिकॉर्डर मौजूद हैं कोई किसी को जानकारी नहीं, और सब रिकॉर्डिंग करती चली गई, नेताओं की बातें, अधिकारियों की बातें, और उसके आधार पर गुजरात फाइल्स के नाम से उसने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक चर्चित हुई, पहले तो उस पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको रिलीज किया गया। वह पुस्तक अभी उपलब्ध है घर में, उसे पढ़ जाइए तो राजनेताओं और अधिकारियों की भूमिका गुजरात दंगों को लेकर के अत्यंत ही संदिग्ध रूप में सामने आएगी। उसमें न केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह बल्कि अनेक उस समय के भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां थी, उनके बहुत सारे नेता और बहुत सारे अधिकारी भी उसके गिरफ्त में आते हैं। ये दोनों विरोधाभास चीजें हैं। अगर सिस्ता सितलवाट गलत है तो फिर पूरा यह कहना पड़ेगा कि वो राना अयूब की पुस्तक भी, उसमें दिए गए सारे संदर्भ, सारे तथ्य गलत है, तो फिर क्या पुनः उन पर कार्रवाई होगी? ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट उस किताब के प्रतिबंध को नकार चुकी है। बात सही है। राना अयूब की किताब उस समय उन्होंने बहुत रिस्क लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, वो तो हम सभी लोग मानते हैं। और उन्होंने जो किताब लिखी वो सही में बहुत ही विस्फोटक उसमें जानकारी थी, और उससे पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और बाकी लोग जो है इसमें एक्सपोज हो गए थे। गुजरात के जो उस समय के जो कार्यकर्ता, नेता, राजनेता, ये सारे लोग उसमें एक्सपोज हो गए थे और वो किताब बहुत चर्चित थी। और सेतलवाड ने, TSS सेतलवाड ने उसी का सहारा भी लिया, उसी का उन्होंने संदर्भ भी लिया और अपनी कार्रवाई की। और वो एक क्षेत्र उनका ये था, उनका मिशन था, उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। मगर अभी परिस्थिति ऐसी बदल गई है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही वो कार्रवाई चालू हो गई है। ये दो लोग, श्री कुमार और सेतलवाड, ये दोनों के ऊपर कार्रवाई हुई है। मगर आपने जो राना अयूब का जिक्र किया, इसमें एक मधु किश्तवाड़ भी एक पत्रकार थी, उन्होंने भी किताब लिखा था। तो ये सब बातें अभी क्या हो गया, इतिहास में जमा हो गई है। आपने राना अयूब का जिक्र किया, मधु किश्तवाड़, मगर ये बातें सब अभी इतिहास में जमा हो गई है। और ये सरकार अभी पूरी तरह से एक बदले की भावना से या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सहारा लेकर इन पर कार्रवाई कर रही है। अभी इनको बहुत कानूनी लड़ाई, बहुत दोनों को लड़ना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दौरान पीड़ित थे। कई लोग अभी भी जेल में हैं, कई पुलिस के अधिकारी अभी भी जेल में हैं, जिनको छुड़ाने के लिए न जाने कितने साल लग जाएंगे। मगर ये बात आपने सही बताई कि ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के जैसी निर्णय आया उसके बाद प्रोएक्टिव हो गई और उन्हें कार्रवाई चालू कर दी। बिल्कुल, अर्थात राज ने बिल्कुल सही कहा। यह एक्चुअली देश में आम लोगों की, आम जनता की तथ्यों के प्रति या ज्वलंत मुद्दों के प्रति उदासीनता है, जिसका लाभ सत्ता पक्ष हमेशा उठाता रहा। जैसे विरोधाभासी बातें सामने आई
तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी जिन आरोपों पर हुई और जिस पुस्तक की चर्चा हमने की, राव साहब में चर्चा की, उसमें जो प्रकाशित तथ्य हैं वो विस्फोटक है, वो मौजूद है लोगों के बीच में। तो उसमें जो सवाल खड़े किए गए हैं उसका जवाब कौन देगा? यह स्थिति असहनीय है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह एक भयावह स्थिति जो है भविष्य के लिए चेतावनी भी है, पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है। और इसमें आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष के आधार पर मत विभाजन नहीं हो, तथ्य और सत्य के आधार पर लोग सामने आए ताकि हमारे संविधान की रक्षा हो सके, हमारे लोकतंत्र की रक्षा हो सके और आम लोग उसमें अपने को सुरक्षित महसूस करें। अब आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे प्रेस क्लब में नई सुर्खियों के साथ। कुछ कहना चाह रहे हैं? आज विपक्ष ने जो साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषित किया है, श्री यशवंत सिन्हा, जो इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री रहे हैं, आज वो पर्चा भरने जा रहे हैं। वहीं पहले, इससे पहले 2 दिन पहले सत्ता पक्ष की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की राज्यपाल रही है, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार और बाकी लोग जो है वो आज सिन्हा साहब के साथ में जाएंगे और अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो ये दोनों एक बार पर्चा दाखिल होने के बाद से औपचारिक रूप से ये दोनों के बीच में एक लड़ाई, स्ट्रेट फाइट रहेगी। ये देखना होगा कि कौन जीतता है और किसको सफलता मिलती है। अभी आपने चूंकि चर्चा के बता दो, कल दोपहर में मेरी यशवंत सिन्हा जी से बातचीत हुई, तो खैर वो जो बाकी बातें हैं, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात को दोहराया बातचीत में कि विनोद जी, यह दुखद है कि देश में रबर स्टाम्प राष्ट्रपति की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है। ये एक संदर्भवश है, बाकी बातें तो सामने हैं, सभी आप जानते हैं। देखिए, दिलचस्प होगा राव साहब जी का परिणाम देखें, कैसे लड़ाई चलती है, ऊँट किस करवट बैठता है। जो स्पष्ट सामने है वो संख्या बल के आधार पर तो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की ओर है, लेकिन इतिहास में यह तथ्य भी दर्ज है कि कभी कभी अंतरात्मा जब अंदर से आवाज़ देती है तो स्थितियाँ बदल भी जाती हैं। धन्यवाद।